नमस्कार। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का अहम हिस्सा होता है प्रश्नकाल का वो एक घंटा, जब सांसद विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न पूछते हैं। आज के प्रश्नकाल के अंक में हम आपको जानकारी देंगे मानसून सत्र के पहले दिन यानी 20 जुलाई 2023 को राज्यसभा और लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों की। साथ ही आपको बताएंगे मंत्रालयों की ओर से दिए गए उत्तरों के बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकसभा में नागर विमानन मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न उड़ान योजना के अंतर्गत विमान पत्तनों के विकास के संदर्भ में। इस प्रश्न को पूछा है लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने। प्रश्न के माध्यम से सांसद ने पूछा है कि देश में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहचाने और विकसित किए जा रहे हवाई अड्डों का विवरण क्या है। प्रश्न का उत्तर नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से दिया गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत उड़ानें संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश में 3 हवाई अड्डे, पश्चिम बंगाल में 3 हवाई अड्डे, बिहार में 1 हवाई अड्डा, झारखंड में 4 हवाई अड्डे, गुजरात में 4 हवाई अड्डे और 2 वाटर एरोड्रम हैं। साथ ही महाराष्ट्र में 8 हवाई अड्डे, राजस्थान में 3 हवाई अड्डे और छत्तीसगढ़ में 3 हवाई अड्डे हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में फिलहाल कोई हवाई अड्डा नहीं है। प्रश्न के माध्यम से पूछा गया कि क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए देश भर में 50 नए हवाई अड्डों की स्थापना के लिए बजट 2023-24 में की गई घोषणा के तहत कवर किए जाने वाले प्रस्तावित शहरों, जिलों का विवरण राज्यवार क्या है। प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि बजट 2023-24 में सरकार ने क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम के पुनरुद्धार की घोषणा की है। साथ ही ऐसे हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम की पहचान RCS के तहत विभिन्न दौर की बोली के आधार पर की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है। प्रश्न में देश में जिलेवार विमानन बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपाय के बारे में जानकारी भी मांगी गई। उत्तर में बताया गया कि उड़ान के सम्मानित मार्गों में शामिल एक हवाई अड्डे को असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों के पुनरुद्धार योजना के तहत विकसित किया गया है। सरकार ने उड़ान के तहत 2024 तक 100 हवाई अड्डे विकसित करने की योजना बनाई है। उड़ान योजना के तहत अब तक 74 हवाई अड्डों का विकास और संचालन किया जा चुका है। बोली के पिछले दौर में पहचाने गए विकास के तहत 32 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की एक सांकेतिक सूची। इन विकासाधीन हवाई अड्डों पर किए गए प्रमुख कार्यों में यात्री टर्मिनल भवन का उन्नयन शामिल है। बाउंड्री वॉल, पेरीमीटर, सड़क का निर्माण, रनवे, एप्रन का विस्तार और पुनरुद्धार, विद्युत कार्य और विभिन्न आवश्यक उपकरणों का प्रावधान। इसके अलावा देश में विकास के लिए 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की पहचान की गई है, जिनमें से 11 अब तक चालू हो चुके हैं और 6 निर्माणाधीन हैं। इन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की जिलेवार सूची अनुबंध 4 पर है। प्रश्न में पूछा गया कि विमानन बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए उड़ान और अन्य योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग किए गए धन का विवरण क्या है। उत्तर में बताया गया कि भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। उड़ान के संचालन के लिए राज्य सरकार AAI, सिविल एन्क्लेव, CPSU के गैर सेवारत और कम सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, जल हवाई अड्डों के पुनरुद्धार और विकास के लिए 4,500 करोड़ है। देश भर में हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, जल हवाई अड्डों के पुनरुद्धार, उन्नयन के लिए 3,367 करोड़ रुपए लगभग 30 जून 2023 तक खर्च किए गए हैं। दूसरे चरण में सरकार ने RCS के तहत 50 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और
वाटर एरोड्रोम के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। आइए अब आपको बताते हैं सांसद जामयोंग शेरिंग नामग्याल के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से आवासन और शहरी विकास संबंधी मॉडल से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में। उन्होंने पूछा है कि क्या देश के विभिन्न हिस्सों में आवास और शहरी निपटान से संबंधित मुद्दों चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विवरण साझा करें। क्या सरकार के पास पहाड़ी, मैदानी, तटीय, रेगिस्तान और अन्य संबंधित कारकों आदि के अनुसार भारत में भविष्य के आवास और शहरी विकास मॉडल के बारे में कोई प्रस्ताव है? प्रश्न का उत्तर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया। उन्होंने सांसद को बताया कि शहरी विकास राज्य का विषय है। देश के विभिन्न हिस्सों में आवास और शहरी निपटान के मुद्दों का समाधान करना है। विभिन्न मिशनों, योजनाओं के माध्यम से राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इन प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जैसे कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 और स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना। साथ ही शहरों और कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शहरी परिवहन परियोजनाओं के माध्यम से। मिशनों, योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि स्वीकृत और जारी की जाती है और परियोजनाओं को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों और पैरा स्टेटल्स के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति 2007, मॉडल भवन उप नियम 2016, राष्ट्रीय भवन संहिता 2016, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि सहित विभिन्न नीतियां और दिशा निर्देश हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा आवास और शहरी विकास के प्रति एक एकीकृत और सुसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के इरादे से तैयार किया गया है। MBBL, NBC और CRZ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, तटीय क्षेत्रों आदि के लिए अलग अलग विकास मानदंड, मानक और डिजाइन निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अंतरिक्ष मानक स्थलाकृति और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। इसलिए MBBL पहाड़ी शहरों के लिए निर्माण से संबंधित विकास मानदंड और मानक प्रदान करता है और NBC पहाड़ी क्षेत्रों में विकास योजना और इमारतों के डिजाइन से संबंधित आवश्यकताओं को प्रदान करता है। ये नीतियां, दिशा निर्देश संबंधी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। साथ ही सांसद ने प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा है कि क्या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने भविष्य में आवास और शहरी विकास के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है। उत्तर में मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्राप्त शहरी विकास से संबंधित प्रस्तावों की जांच की जाती है। समय समय पर MOHUA के विभिन्न मिशनों के तहत स्वीकृत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शहर के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। मास्टर प्लान अमृत मिशन के तहत लेह और कारगिल के लिए एक MOHUA इसके लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। आइए बात मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में संस्कृति मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न की। मंत्रालय से 64 योगिनी मंदिर को विश्व धरोहर बनाए जाने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। प्रश्न सांसद निरंजन बिशी ने पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ओडिशा राज्य के बोलनगीर जिले में 64वें चौसठी जोगिनी मंदिर स्थल को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित करने पर विचार करने की योजना बना रही है। साथ ही यदि हां, तो उसका विवरण और वो अवधि जब ऐसी घोषणा की जाएगी।
विवरण साझा करें। प्रश्न का उत्तर संस्कृति मंत्रालय की ओर से दिया गया। उत्तर में जानकारी दी गई कि ओडिशा के बोलांगीर जिले में 64 योगिनी मंदिर स्थल को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल बनाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किसी भी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना उसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य पर निर्भर करता है। प्रामाणिकता और अखंडता और यूनेस्को के परिचालन दिशा निर्देशों में परिभाषित मानदंडों की पूर्ति भी अनिवार्य है। इसके अलावा प्रस्तावित संपत्ति यूनेस्को की संभावित सूची में बनी रहनी चाहिए। इसके लिए नामांकन डोजियर जमा करने से पहले की अवधि कम से कम 1 वर्ष है। वर्तमान में 64 योगिनी मंदिर स्थल अस्थायी सूची में शामिल नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं, सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जैव विविधता विरासत स्थल से संबंधित प्रश्न के माध्यम से क्या पूछा है। सांसद ने पूछा कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अनुसार अधिसूचित जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है। साथ ही जैव विविधता विरासत स्थल इन स्थलों का विवरण जिन्हें इनमें निहित कृषि विविधता की समृद्ध संपदा के कारण अधिसूचित किया गया है, जैसा कि भारत के कई हिस्सों में है। और भारत की कृषि विविधता की समृद्ध विरासत की रक्षा के लिए ऐसे और अधिक स्थलों को चुनने और अधिसूचित करने की सरकार की योजना है। प्रश्न का उत्तर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया। जैव विविधता विरासत स्थल एक अद्वितीय संरक्षण दृष्टिकोण है जिसे जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत मान्यता प्राप्त है। जैव विविधता विरासत स्थलों में जंगली और साथ ही पालतू प्रजातियों, उच्च स्थानिक वाद, दुर्लभ और खतरे वाली प्रजातियों, प्रमुख प्रजातियों, विकास वाली महत्व की प्रजातियों के साथ समृद्ध जैव विविधता है। सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए पालतू खेती गई प्रजातियों, जीवाश्म बिस्तरों, सांस्कृतिक, नैतिक या सौंदर्य मूल्यों के जंगली पूर्वजों, उनके साथ लंबे मानव संबंध के साथ या उसके बिना। राज्य जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37(1) के अनुसार सरकार समय समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। अब तक 16 राज्यों द्वारा 44 जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया जा चुका है। क्या सरकार के पास बीज संरक्षण कार्य करने वाले किसानों की सहायता के लिए कोई योजना चल रही है? विवरण साझा करें। भारत सरकार जनजातीय उप योजना, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र और अनुसूचित जाति उप योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की किस्मों और भूमि प्रजातियों के बीजों सहित पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण पर जागरूकता पैदा कर रही है। किसानों द्वारा पहचानी गई विभिन्न फसलों की कुल 233 सबसे संभावित किस्मों को राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को शामिल करते हुए खेत में खेती, मूल्य श्रृंखला और विपणन के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। प्रश्नकाल के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर दोनों सदनों से संबंधित कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों के साथ उपस्थित होंगे। देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।